Assalamu alaikum. My name is Ammar Zubair Sattar. Today I will discuss about medium frequency current कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट हम उसका इस्तेमाल क्या है, हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका थेराप्यूटिक पर्पस क्या है, उससे हमें क्या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसके हम इलेक्ट्रोड्स को कैसे प्लेस करते हैं और उसके अलावा उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को इन्फ्रेंशियल करंट भी कहा जाता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 1000 से 4000 हर्ट्ज के दरमियान होती है और ये ग्रेटर इसकी पेनिट्रेशन होती है और हाईली टॉलरेबल होता है, कंफर्ट होता है, यानी इरिटेशन काज नहीं करता। तो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट इन योर बॉडी, कि हम अपनी बॉडी में इस मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को अप्लाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स गोइंग टू प्रोड्यूस, और हमें क्या इफेक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देख लें कि इसको हमने प्लेस कैसे करना है। यानी इसके अंदर बेसिकली इसमें 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 2 चैनल होते हैं और ईच चैनल के थ्रू दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। और जो एक चैनल है उसके जो 2 इलेक्ट्रोड्स का फ्रीक्वेंसी होती है वो 4000 हर्ट्ज होती है और दूसरे की 3900 हर्ट्ज होती है। तो हम इनको प्लेस कैसे करते हैं, हम इनको डायगनली प्लेस करते हैं और डायगनली प्लेस करते हैं ताकि इनका सर्किट कंप्लीट हो जाए और जो उनके दरमियान के जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली वही लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है जो कि हमारी बॉडी में हम उसको इंड्यूस करवाते हैं और अपने थेराप्यूटिक पर्पस लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोड हैं उनको प्लेस कैसे किया हुआ है। अब जैसा कि हमने इसमें देखा है, मैंने आपको बताया कि हम इसमें 4 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और जो एक यानी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी चारों को हम ऐसे डायगोनली प्लेस करते हैं ताकि उनका आपस में सर्किट पूरा हो जाए। तो हम इसमें देखेंगे कि ये एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। बेसिकली इनके जो दरमियान का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 हर्ट्ज होगा, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही वो लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है जो हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब बेसिकली जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पर आ रहा होता है, यानी जो हमें इफेक्ट चाहिए होता है वो कहाँ पर आता है। अब ये जो एरिया है यहाँ पर हमें पता है कि ये चारों इलेक्ट्रोड्स की जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके नतीजे में 3 रिजल्ट्स आते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पहले को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इसमें जो ये बेसिकली होता क्या है, ये 2 वेव फॉर्म्स होती हैं, उनके जो एड ऑन होने से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी इसमें अगर एक वेव फॉर्म 0 से 180 डिग्री की है तो दूसरी भी 0 से 180 डिग्री, यानी इन दोनों के आपस में ऐड ऑन होने से जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इस तरह हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो इसमें क्या होता है कि एक वेव फॉर्म 0 से 180 की तरफ है तो दूसरी 180 से 90 360 की तरफ है। अब ये जब दोनों ऐड ऑन होंगी तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह फिर जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इस एक वेव फॉर्म 0 से 180 की तरफ मूव कर रही है, दूसरी कभी 90 फिर 180, यानी इन दोनों के जो ऐड होने से जो इनकी रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी वो समवेयर बिटवीन 90 डिग्री के एंगल पर बनेगी। यानी कुछ पार्ट ऐसा आएगा जहां पर ये एड ऑन हो रही है, कुछ पार्ट ऐसा आएगा जहां पर ये यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, यानी कहीं पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करवाएंगी, कहीं पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करवाएंगी। तो हमने बात की कि हमने इन इलेक्ट्रोड्स को डायगोनली प्लेस करना है, हमने इनको डायगोनली प्लेस कर दिया। तो डायगोनली प्लेस करने से इनके दरमियान का जो इफेक्ट आएगा उसको हम क्या कह रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी करंट या बीट फ्रीक्वेंसी हम उसको कह रहे हैं। ठीक है। अब यही बीट फ्रीक्वेंसी, यही लो फ्रीक्वेंसी करंट वही करंट होता है जिसने हमारे थेराप्यूटिक पर्पस, हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट करना होता है, हमारे मसल्स को स्टिमुलेट करना होता है। अब बेसिकली
अब इसमें हम अगर बात करें कि इसके ये हमने प्रिंसिपल देख लिया कि इसमें ये इसका प्रिंसिपल है कि इसको डायगोनली प्लेस किया, इसमें ये रिजल्ट्स आए, इसके 3 रिजल्ट्स आए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इसमें बात करेंगे कि इसकी इसमें इन्फ्रेंशियल जो करंट है इसमें इम्पीडेंस की हम बात करेंगे। तो इम्पीडेंस का हमें पता है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो कलेक्टिवली एक सर्किट में मिलती हैं उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। और फेज क्या होता है कि जब करंट एक वेव फॉर्म से दूसरी यानी 0 से 180 की तरफ मूव करेगा या 90 से 180 डिग्री की तरफ या 180 के एंगल पर मूव करेगा, तो वो जो टोटल उनका एक फेज बनेगा उसको हम फेज कहते हैं। और अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें, यानी कंस्ट्रक्टिव ये जो हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें, यानी दो वेव्स के एड ऑन होने के बाद जो वेव कहीं ज्यादा हो रही होगी तो कहीं कम हो रही होगी। अगर इस वेव फॉर्म को हम ये जो वेव्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेव फॉर्म की शक्ल में, तो हम इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे। और इसी तरह बीट फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने बात की कि जो दो डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज हैं उनके जो रिजल्टेंट बनता है उसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर बात करें मॉड्यूलेशन डेप्थ की, तो मॉड्यूलेशन डेप्थ होती क्या है कि दो दो बेसिकली वेव्स हैं उनके ऐड ऑन होने के बाद जो डिफरेंस होता है, यानी जो दो वेव्स हैं, अगर हम दो वेव्स की बात करें तो एक 90 की है एक 180 की है, जो इनके दरमियान कभी ये कम हो रही है, एक दफा ज्यादा हो रही है, फिर मिनिमाइज होकर फिर एक दफा ज्यादा हो रही है, यानी कि इनके दरमियान का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉड्यूलेशन डेप्थ कहेंगे। फिर हम बात कर लें स्पेक्ट्रम की। ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये इन सारी ये बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, इन सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमें पता है कि अगर हम एक ही फ्रीक्वेंसी का करंट अगर हम लगाते जाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे बेसिकली जो हमारी नर्व है या मसल है वो अकोमोडेट हो जाता है, या वो अडाप्टेशन की तरफ चला जा वो अडाप्टेशन इस तरह इख्तियार कर लेता है कि अगर हम वही करंट लगा रहे हैं तो उसके मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करता। अब जिस तरह हम जो डिफरेंस आया था हमारा 3900 हर्ट्ज के दरमियान, वो 100 हर्ट्ज का था। अगर हम वही अप्लाई करते जा रहे हैं एक नर्व पर या एक बॉडी टिश्यू पर, तो वहां पर भी जो बॉडी टिश्यू है वो अपने आप को अकोमोडेट कर लेगा। तो अब इस अकोमोडेशन को खत्म करने के लिए हम कुछ फ्रीक्वेंसी बाहर से ऐड ऑन करते हैं। वो 50 हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, वो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो हम बाहर से फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाती है? स्वीप कहलाती है, यानी वो 50 हर्ट्ज की होगी। और उसके नतीजे में फिर क्या होगा? 100 हर्ट्ज पीछे थी, 50 हर्ट्ज जो हमने ऐड की, तो वो टोटल मिलाकर कितनी होगी? 150 हर्ट्ज होगी। अब ये जो 50 हर्ट्ज हमने इसमें ऐड करनी है, ये हमने एक दफा में ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर हम एक दफा में ऐड कर देंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। जैसे हमने बात की कि नर्व अकोमोडेट हो जाएगी, अडाप्टेशन इख्तियार कर लेगी, तो हम इसको कैसे? 1 बाय 1, 10 एक दफा, फिर 10 एक दफा, फिर 10 एक दफा, यानी हम उसको मिनिमाइज करते हैं, यानी आहिस्ता हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड करते हैं। यानी एक दफा 100 पर लेके गए, फिर वापस ला के मिनिमम पर, फिर 110 पर लेके गए, फिर वापस ला के मिनिमम, फिर 120, फिर मिनिमम, फिर 130। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन करते जाते हैं। अब ये जो 100 हर्ट्ज है, जो हमने 50 हर्ट्ज, जो 50 हर्ट्ज जो हमने इसमें ऐड ऑन करने थे, जब हम उसको ऐड ऑन कर देंगे तो उसकी जो रेंज अवेलेबल होगी, वेव फॉर्म की जो हाइट की रेंज अवेलेबल होगी, उसको बेसिकली हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्वीप फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अब जितनी फ्रीक्वेंसी मशीन जो है ऐड करती जाएगी, हम ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी ऐड करवाते हैं तो वो मशीन उसको ऐड करती है। अब मशीन जितनी फ्रीक्वेंसी, यानी हमने अभी बात की कि आहिस्ता आहिस्ता ऐड करनी है, वो जितनी फ्रीक्वेंसी ऐड करती जाएगी हम उसको क्या कहेंगे? स्वीप फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ये हमने अभी बात की कि ये 10-10 की फॉर्म में, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमने उसमें ऐड करते जानी है। तो अब तक हमने बात की कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, उसके इलेक्ट्रोड्स, 4 इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको हम डायगोनली प्लेस करते हैं।
उनका रिजल्ट्स किस शक्ल में आते हैं। हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम बात करेंगे, हमने सारी स्वीप फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन सब की बात कर ली। तो अब हम आगे इनकी बात करते हैं एडवांटेजेस, यानी हम इसको जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है कि हम इसको यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि इससे कोई भी सेंसरी नर्व की इरिटेशन काज नहीं होती। जैसा कि हमें पता है कि इसमें हमने क्या किया, बहुत इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी है, 1000 से 4000 हर्ट्ज के दरमियान तक होती है। तो इसमें उसमें से भी हमने डायगोनली प्लेस करके 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकाल के उसको अप्लाई करना होता है, यानी वो मशीन खुद ब खुद करती है, तो उससे नर्व की इरिटेशन नहीं होती। ये फ्री होती है बर्निंग सेंसेशन, यानी इससे पेशेंट को कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं आती। ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें डीसी करंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी डीसी करंट, गैल्वानिक करंट की हम बात करें या जो हमने दूसरे करंट्स पढ़े हैं उनकी बात करें, तो उसकी प्रॉपर्टीज, यानी इसके अंदर डायरेक्ट करंट जो होता है वो इसमें नहीं होता है। तो इसको यूज किया जाता है हमारे डीपर लेयर ऑफ टिश्यूज के लिए। तो इट इज यूज टू टेंडन, मसल्स एंड नर्व और पेरियोस्टियम में हम इसको यूज करते हैं। और इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो है ये हार्मलेस भी है और गैल्वानिक करंट की बनिस्बत, यानी हम गैल्वानिक करंट में, अगर हम गैल्वानिक करंट की बात करें तो वो इरिटेशन काज करता है, लेकिन इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो है ये स्किन इरिटेशन काज नहीं करती, हमारे डीपर लेयर्स को, हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करती है। अब फिर हम बात कर लें कि इसका मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, यानी किसी भी पेशेंट को हमने ट्रीट करना है तो उसका मेथड क्या हो सकता है, हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करने से पहले हमने क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो वो हमने सारी देखनी। सबसे पहले कि पेशेंट की जो स्किन है वो साफ होनी चाहिए, यानी उसको हमने साफ करना है। अगर हमारी स्किन पर कोई लेजन प्रेजेंट है, लेजन प्रेजेंट है, तो हमने उसमें क्या करना है कि सबसे पहले पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करना है, ताकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो लेजन्स जो हैं, यानी वो जो हम करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो उसको वहां पर इरिटेशन काज ना करे। सुटेबल फ्रीक्वेंसी शुड बी गिवन फॉर डिफरेंट कंडीशंस, यानी जो फ्रीक्वेंसी पेशेंट अकोमोडेट कर सकता है या वो इजीली टॉलरेबल होती है, हम वो फ्रीक्वेंसी देते हैं। हम उसमें फिर स्पेक्ट्रम सेलेक्ट करते हैं कि रेक्टेंगुलर देनी है, ट्राइंगुलर देनी है, ट्रेपिजोइडल देनी। और बेसिकली हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में ट्रेपिजोइडल जो है स्पेक्ट्रम ज्यादा यूज करते हैं। इंक्रीज द पावर जेंटली, यानी उसकी जो एक दफा हमने अभी बात की, फ्रीक्वेंसी को एक दफा से ऐड ऑन नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, यहां तक के पेशेंट को करंट फील होना शुरू हो जाए। आफ्टर द ट्रीटमेंट, अब फिर जब हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, ये सारी चीजें अप्लाई कर ली हैं, आफ्टर द ट्रीटमेंट एडजस्ट द इंटेंसिटी कंट्रोल टू मिनिमम, यानी कि इंटेंसिटी है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद हमने इलेक्ट्रोड्स को नहीं उतारना, हमने स्विच ऑफ करनी है मशीन, और उसके बाद जब वो मशीन प्रॉपर बंद हो जाए उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड्स को वहां से उतारना है। अब फिर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसके 3 मेथड हैं। सबसे पहला स्टैटिक मेथड है, उसके बाद बाइपोलर है और डायनामिक इंटरफेरेंस है, यानी कि इसके 3 मेथड हैं, स्टैटिक इंटरफेरेंस, डायनामिक इंटरफेरेंस एंड बाइपोलर इंटरफेरेंस। जो स्टैटिक इंटरफेरेंस है उसमें हम 4 इलेक्ट्रोड्स को, 2 इलेक्ट्रोड इस तरह, 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से हम 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस कर देते हैं, और जो हमें इफेक्ट आता है वो 45 डिग्री के एंगल पर आता है। यानी अगर हमें 45 डिग्री, अब स्टैटिक इसका नाम बता रहा है कि स्टैटिक, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं वो स्टैटिक हैं, और जो हमें इफेक्ट आ रहा है वो 45 डिग्री के एंगल पर आएगा। इस तरह फिर हम डायनामिक की बात करें, अगर इसमें हम मजीद फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, यानी जितनी हम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें दे रहे हैं स्टैटिक में, अगर हम उसमें मजीद फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करते हैं तो उसके समवेयर वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी, यानी उसके अदर साइड्स पर भी हम उसका थेराप्यूटिक पर इफेक्ट ले सकते हैं, तो वहां पर उसको क्या कहेंगे, डायनामिक इंटरफेरेंस। और फिर बाइपोलर इंटरफेरेंस जो होती है, इसमें बेसिकली हम 2 पोल्स यूज करते हैं, और जो हमारा
लो फ्रीक्वेंसी या इंटरफेरेंस होती है वो हमारी मशीन के अंदर ही होती है, और सिर्फ हम उसका जो इफेक्ट लेने के लिए दो पोल यूज करते हैं ऑपोजिट, और हमारी जो सारा मैकेनिज्म है वो मशीन के अंदर ही हो रहा होता है, और वो सारा कुछ हम जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वहां पर हम डायरेक्ट उसका इफेक्ट ले लेते हैं। इसमें ये बेसिकली स्मॉलर एरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करें कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, कि करंट किस तरह का है। उसके बाद टाइप ऑफ मोड यूज, रिदमिक टाइप यूज की है या कांस्टेंट। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ इलेक्ट्रोड पोजीशनिंग। अब इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग सबसे मैटर करती है कि उनकी पोजीशनिंग अगर ठीक होगी तो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट जल्दी आएगा और ठीक आएगा। और ये पेन रिलीफ के लिए यूज होती है। पेन रिलीफ के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इसमें बेसिकली करंट क्या करता है कि हमारे ब्रेन सेंटर तक जो हमारे लार्ज नर्व फाइबर्स होते हैं और स्मॉल नर्व फाइबर होते हैं जो हमारे पेन रिसेप्शन को हमारे हायर सेंटर तक लेके जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हाँ, करंट अप्लाई करके जो हमारे पेन गेट थ्योरी का पेन गेट मैकेनिज्म है, वहां पर जो हमारे लार्ज नर्व फाइबर है वो पहले जाकर हमारे ब्रेन को पैगाम दे देते हैं और हमारा जो है वो पेन की सेंसेशन नहीं आने देते। इस तरह से अगर हमने स्मॉल नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करना है तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी रखनी है, यानी एक इलेक्ट्रोड यानी उनकी फ्रीक्वेंसी रखनी है 4000 हर्ट्ज और दूसरे की 3985 हर्ट्ज, यानी 15 हर्ट्ज जो है वो रिक्वायर होती है स्मॉल फाइबर्स के लिए, स्मॉल फाइबर यानी जो नोसिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए। और फिर इसका काम क्या है कि ये मसल की स्टिमुलेशन करवाता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी जहां पर जैसे इडीमा वगैरह हो जाता है तो इडीमा में ये इडीमा को क्योंकि वहां पर हमने करंट प्रोड्यूस करवाना है तो वहां पर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने से क्या होगा कि हमारे जो है ब्लड फ्लो तेज होने से इसका हम जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो वहां पर एडिमा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोटर स्टिमुलेशन है, उसके दो एडवांटेजेस हैं और एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका हम डिसएडवांटेज अगर देखेंगे तो उसमें हमने ये देखना है कि अब जो दूसरे करंट्स हैं उसमें हम जब करंट अप्लाई करते हैं तो उसमें जो पेशेंट है वो एक्टिव कांटेक्ट कर सकता है मसल को, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब ड्यूरिंग थेरेपी जो पेशेंट है वो अपने मसल्स को एक्टिवली कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसमें हमने उसको बाद में सेशन देना पड़ता है। और अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सुडेट, वही एडिमा वाली बात। उसके बाद हमने इसमें देखना है कि इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, यानी इस मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कार्डियक पेसमेकर जिनमें होगा उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन के पेशेंट में, थ्रोम्बस होगा वहां पर, और प्रेगनेंसी वाली वुमेन्स में, और टीबी वाले मरीजों में, और उसके अलावा जिनको फीवर हो, इन्फेक्शन हो या स्किन डिसऑर्डर हो वहां पर हम यूज नहीं कर सकते। और अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें कि कहाँ पर हम इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर इस करंट को अप्लाई कर सकते हैं, तो एपिलेप्टिक जो पेशेंट होते हैं बेसिकली हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर हम वहां पर ऐड कर देते हैं, यानी इस थेरेपी को हम यूज कर सकते हैं। पेशेंट विद फेब्राइल कंडीशन जो होती है वहां पर हम इसको यूज जरा एहतियात से करते हैं। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है तीन तरह की होती है, प्लेट की तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, या वैक्यूम इलेक्ट्रोड होते हैं, पेन इलेक्ट्रोड होते हैं। और वैक्यूम जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स इससे अवॉइड करते हैं क्योंकि उनमें वैक्यूम से क्रिएट हो जाता है, उनको जरा कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाला है वो जी प्लेट इलेक्ट्रोड। तो आज हमने मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट पढ़ा, इसको हम सम अप कर लेते हैं कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में हमने उसके इलेक्ट्रोड्स पढ़े, उसके रिजल्ट्स पढ़ा, उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स पढ़े, और स्वीप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ा, और उसके अलावा कंट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।